दोस्तों, सामूहिक क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 9 का इतिहास की पुस्तक के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। पहले हम इसका जान लेते हैं विषय सूची। सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व 1 क्लास 9 के इतिहास की पाठ्य पुस्तकें हैं। ये आप देख लीजिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये 19-20 की है। ये आपका प्रथम संस्करण है। एनसीईआरटी के प्रकाशन के कार्यालय है। ये सहयोग है, आमुख है। फिर इतिहास और बदलती दुनिया है। ये चैप्टर के आगे भी है आपका। मैं आपको पहले विषय सूची दिखाती हूँ। विषय सूची में क्या क्या है ये देखिए। विषय सूची: इतिहास और बदलती दुनिया, घटनाएं और प्रक्रिया, 1 से 74 पेज तक है। फ्रांसीसी क्रांति है खंड 1 में। दूसरा पाठ है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति है। तीसरा है नासीवाद और हिटलर का उदय। खंड 2 में है जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। इसमें है 4 लेसन है, वन, समाज और उपनिवेशवाद। 5वां है आधुनिक विश्व के चरवाहे और आभार। ये आपका इतिहास का पोर्शन है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। खंड व, घटनाएं और प्रक्रियाएं। खंड अ में है ये इतिहास का पहला लेसन है, घटनाएं और प्रक्रिया। ये लेसन नहीं है, रुकिए हम लेसन देखते हैं। लेसन यहाँ से फ्रांसीसी क्रांति से आपका लेसन स्टार्ट हुआ है। अब हम इसको विस्तार से अध्ययन करते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 आदमी और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में से बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कराए गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उसकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीत होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया, यानी किले को गिरा दिया गया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। ये बास्तिल किले पर आक्रमण ये फ्रांस की क्रांति के तत्कालीन कारण है। अभी ये आपकी भूमिका है, मैं बता रही हूँ चैप्टर वाइज डिटेल में। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसा हुआ, आइए देखें। ये चित्र है बास्तिल का ध्वंस। जब बास्तिल ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में इस चित्र को बनाया गया था। ये बास्तिल किले पर हमला किया गया था। अब है, ये तो कुछ वे था, सारांश था। अब है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज पहले कैसा था। 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 इसमें बैठा। उसकी उम्र मात्र 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतियोनेट से हुआ था। लुई 16वां की पत्नी का नाम मेरी एंतियोनेट था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल भवन और दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूलखर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। यानी फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ने अमेरिका की हेल्प की थी। ब्रिटेन से 13 उपनिवेशों को शत्रु साझा ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। यानी अमेरिका के 13 उपनिवेशों पर ब्रिटेन का शासन था। फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी। उसमें भी बहुत से अधिक पैसा खर्च हुए थे। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता
अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। फिजूल खर्चे। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर लिब्रे का जो था लिब्रे से भी अधिक 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज और जुड़ गया, और 2 अरब तो पहले से ही था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते कर्ज को चुकाने पर ही मजबूर थी। उसके नियमित खर्चों जैसे सेना का रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई। यह कदम भी नाकाफी था। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा भी 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। केवल तीसरे स्टेट के लोग, ज़्यादातर जो जनसाधारण थे, वही कर अदा करते थे। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये स्टेट कौन कौन से थे। देखिए, प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग रहते थे, इसमें केवल पादरी वर्ग थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग थे। द्वितीय स्टेट में हमारे कुलीन वर्ग थे। तृतीय स्टेट में बड़े बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील थे। किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर आदि थे। अब ये कहने का अर्थ यह है कि ये तीनों स्टेट के लोग ही केवल कर देते थे। ये तीनों स्टेट के लोग ही कर देने के लिए बाध्य होते थे। अन्य दो वर्ग यानी प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग रहते थे, द्वितीय स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग रहते थे, वे कर से मुक्त थे। ज़्यादा से अधिक कर तृतीय स्टेट को ही देना पड़ता था। अब यहाँ से देखते हैं वर्गों में विभाजन। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र शब्द का प्रयोग समानतः 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए किया जाता था। पूरी आबादी में लगभग जो हम देखे हैं, ये प्रथम स्टेट तृतीय स्टेट का जो हम देखे हैं, ये इस चित्र में ये बोल रहा है कि 90% किसान थे पूरी आबादी में, जबकि जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 7% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग ही राज्य को किसी भी प्रकार का कर नहीं देते थे। केवल तृतीय स्टेट जिसमें किसान की संख्या बहुत अधिक थी, मजदूर, किसान, व्यापारी, वही केवल कर देते थे, जो कि तीसरे स्टेट में आते थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइथ धार्मिक कर था। यानी चर्च जो पादरी वर्ग जो प्रथम स्टेट था, वो जो किसानों से कर्ज लेता था, उसे टाइथ बोला जाता था। ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा। टाइथ धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर देना ही पड़ता था। इन करों में टाइल जो ये प्रत्यक्ष कर था, ये भी जुड़ गया था, और टाइद जो धार्मिक कर था, और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक, तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता पर ही आ गया था। इससे जनता त्रस्त हो गई थी। अब ये देख लेते कुछ लिब्रे। फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। ये पादरी वर्ग चर्च के कुछ विशेष कार्य करने वाले समूह कहा जाता था। टाइड चर्च द्वारा लिया जाने वाला कार्य टाइद, और यह किसी के उपज के 10वें हिस्से के बराबर में आता था। और टाइल क्या होता था? सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था ये। अब ये देखिए, बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता था। मोटे जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा था, पर वह उसको एक नजर देखता भी नहीं था। ये उस समय के चित्र। अब जीने का संघर्ष हुआ। फ्रांस की जनता 1715 में 2.3 करोड़ थी। 1715 की बात ये हो रही है, और 1789 में हमारी क्रांति हुई है। सन 1789 में ये बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणाम क्या हुआ? उत्पादन की तुलना में उनकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उत्पादन की मांग भी तेजी से होगी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य जो रोटी मुख्यतः रोटी होती है, उसकी कीमत भी बहुत तेजी से बढ़ गई। अधिकांश कारीगर कारखानों में मजदूरी करते थे, और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मजदूरी जो था, इतनी महंगाई थी कि उनकी मजदूरी बढ़ नहीं रही थी, वही नियमित ही उन्हें देना पड़ता था। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई, और स्थितियां बद से भी बदतर हो जाती। तब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती और रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थी। अब जीविका संकट ये शब्द है ऐसा चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न हुआ? खराब फसल हुई,
खराब फसल हुई तो कोई उत्पादन हुआ नहीं। अब गरीब गुरबा रोटी नहीं खरीद पाएंगे, महामारी आ गई। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कारीगर विद्रोह कर चुके थे। उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जमींदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों में उठाई जो ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मता विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन जैक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। लाक की पुस्तक है टू टिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें उन्होंने कहा, लाक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाया और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। 1789 से पहले अमेरिका में भी एक क्रांति हुई थी। अमेरिका ने ब्रिटेन से अपने उपनिवेश को आज़ाद करा लिया था, जिससे फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतक थे वो अमेरिका के संविधान का चिंतन किए और उसी के मॉडल पे संविधान बनाने और क्रांति करने की पहल किए। और फ्रांस में भी क्रांति हुई। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो भावना है जो हमारे संविधान में लिया गया है, वे फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया है, यानी फ्रांस के संविधान से ही लिया गया। दार्शनिकों के इस विचारों पर काफ़ी हाउसों एवं सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों, अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार हुआ करता कि किस तरह अमेरिका ने ब्रिटेन से अपने आप को आज़ाद कराया। पुस्तकों, अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी इसे समझ सकें। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गई। लुई 16वां हुआ, लुई 14वां हुआ, लुई 15वां हुआ, ये लोग भी बहुत अपव्यय किए थे, जिससे फ्रांस का राजकोष खाली हो गया था। प्राचीन राज व्यवस्था के कुछ अनुभवी वृत्तांत भी देख लेते हैं। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतान ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को पत्र लिखा। उसने कहा, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य यानी साथ मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था, ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू यानी फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने 1787 और 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में भी उसने कुछ इसी तरह से वर्णित किया है। अब आगे देखते हैं क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। पिछले भाग में हमने देखा है कि जिन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिया था, क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट, जैसे मैंने पहले बताया था, प्रथम पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और द्वितीय में जनसाधारण की सभा थी, वो तीनों इसमें भाग लेते थे, अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। लुई 16वां
फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। उसने क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुई 16वां ने स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई, तो 5 मई 1789 को बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया और इसमें प्रथम और द्वितीय स्टेट के 300 सदस्य थे। प्रथम और द्वितीय स्टेट के 300 प्रतिनिधि भेजे गए जो आमने सामने कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि थे जिसमें आम जनता भी थे, तो उनको सबसे पीछे बैठाया गया था। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व उसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। उनका जो प्रतिनिधि था तीसरे वर्ग में, उसमें 600 प्रतिनिधि थे और उसी में वकील, शिक्षित, पढ़े लिखे, मजदूर सब थे। किसान और औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। इन 3 लोगों को नहीं बुलाया गया। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें और सूची को लिया गया था, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। जो तृतीय स्टेट के लोग थे, जब स्टेट जनरल की बैठक वर्साई के महल में हो रही थी, तो स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। एक बार भी लुई 16वां इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्प था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वर्णन किया है। रूसों की पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के लोग विरोध करते हुए बाहर चले गए, सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। तीसरे स्टेट के लोग, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अपने में तीसरे स्टेट के लोगों ने ही अपने आप में से नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बनाया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और इसका नेतृत्व कौन करता था? मिराबो और आबीसीए ने किया। मिराबो जो फ्रांस का नेता था, उसका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह समानता विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबीसीए मूलतः पादरी था। उसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पत्रिका या पैम्पलेट लिखी। इसके पहले हम ये देख रहे थे कुछ ये शब्द जो हैं। महत्वपूर्ण तिथि 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। उस समय क्या था? सरकारी खजाना खाली हो चुका था। प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था। और 1789 में क्या था? स्टेट जनरल का आह्वान हुआ। तृतीय स्टेट ने नेशनल असेंबली का गठन किया, बास्टिल पर हमला किया, किसान विद्रोह हुआ। 1791 में 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाते हुए एक संविधान बनाया गया। 92-93 में फ्रांस गणराज्य बन जाता है और राजा का सर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जैकब गणराज्य का पतन हो जाता है। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन हो जाता है। 1805 में नेपोलियन आ जाता है। 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है वाटरलू के युद्ध में। अब जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, उस पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पावरोटी की कीमतों में वृद्धि हो गई। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकारी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरों ने बेकारी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों के भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। पूरी तरह सम्राट ने सेना को फ्रांस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रूर भीड़ ने 14 जुलाई को बास्टिल किले पर धावा बोलकर नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव पर यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला दिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने के निकल पड़े हैं। ये फालतू में अफवाह फैल गई थी। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बचड़ों से ग्रामीण किलों पर आत्मा कर दी है। उन्होंने अन्य भंडारों को लूट लिया। लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया गया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती सरकार के उन्मूलन का आदेश दे दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ देने के लिए विवश किया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई।
फ्रांस उसके बाद क्या हुआ? नेशनल असेंबली का तो गठन हो चुका था। इसके बाद फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र में आप देखिए, व्यवस्थापिका हुआ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। इसका नियंत्रण करती थी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली सम्राट पर नियंत्रण करती थी। सम्राट नेशनल असेंबली से पूछे बिना कोई काम नहीं करता था और नेशनल असेंबली मंत्री पर भी नियंत्रण करती थी। वोट सक्रिय नागरिक 2.8 करोड़ थे और जनसंख्या 20 लाख हो गई थी। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा या हुआ, यही मैं आप लोगों को बता रही थी। स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण का प्रतिरोध का अधिकार हो गया। संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकारों को नैसर्गिक और आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राजा का यह कर्तव्य माना गया कि वो प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राजनीतिक प्रतीकों के मायने। टूटी हुई जंजीर का क्या अर्थ है? दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। छड़ी का बर्छीदार गट्ठर क्या है? अकेला छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आंखें का क्या अर्थ है? सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती है। राजदंड का क्या अर्थ है? शाही सत्ता का ये प्रतीक है। अपनी पूंछ मुंह के लिए सांप क्या है? अपनी पूंछ ही मुंह में लिए सांप क्या है? सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई ओर छोर नहीं होता। ये लाल फ्राइजीनियन टोपी क्या? दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। नीला सफेद लाल क्या है? फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। नीला सफेद लाल। डेंगो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप है। विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सभी बराबर हैं। ये आप देख लीजिए। अब है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर लिए थे परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं ने अन्य पड़ोसी देशों के शासन भी चिंतित थे। फ्रांस की घटना जब हो गई तो उससे अन्य देश भी बहुत ही चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन सरकारों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक यह योजना अमल में आती, 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। किस लिए? प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के तराने थे। उनमें कवि रॉजर द लाइट द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेन के स्वयंसेवकों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्ध से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतें के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। उनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ द सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो एक राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। जैकोबिन क्लब, ये टिप्पणी में आपका पूछेगा। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इनकी गतिविधियां आगे हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इस क्लब में छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साथ छपाई वाले, नौकरी दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। इनके नेता मैक्सिमिलियन
रोबेस्पियर था। जैकोबिन दल का नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये था इसका नेता। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कारीगरों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटनों तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले और कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का प्रतीक है। इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलाद के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। 100 कुलाद पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। जैकोबिन दल के लोग लाल रंग की टोपी पहनते थे और वे जो कपड़ा पहनते थे वे बिना घुटने तक वाले थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला गया और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा गया। 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के संरक्षकों को मार डाला, खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया और एक प्रस्ताव पारित की कि 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे जिनके पास संपत्ति हो या ना हो, सभी को मतदान देने का अधिकार होगा। 21 सितंबर 1792 को उसने राजतंत्र कायम कर दिया गया और फ्रांस में एक गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र यानी जहां सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती थी। लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोही ठहराया गया और उसे भी 21 जनवरी 1793 को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। यही हश्र उसकी पत्नी रानी मेरी एंटोइनेट का भी यही हश्र हुआ। उसके बाद आतंक का राज आपका शुरू हो जाता है। गणतंत्र के जो भी शत्रु होते हैं, रोबेस्पियर ने सबको फांसी पे चढ़ा दिया था और सबको गिलोटिन यानी 2 खंभों वाली, गिलोटिन क्या होता है? 2 खंभों वाली बीच लटकने वाली मशीन है जिस पर सर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। रोबेस्पियर के कानून बहुत ही सख्त हो गए थे। उसने हर जगह गोश्त पे, पावरोटी पे एक निश्चित रकम, मतलब निश्चित राशि तय कर दी गई। समता का मान रखने वाली बराबरी का प्रतीक समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया और एक आचार संहिता लागू कर दी जो सबके लिए बराबर थे। बास्टील के जितने भी कैदी थे, उनके जो जगह थे, उनको बंद कर दिया गया और वहाँ पे या तो बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर की नीति इतनी कठोर हो गई थी कि अंततः न्यायालय ने उसे भी 1794 ईस्वी में उसको दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद फ्रांस की गद्दी मध्यम वर्ग के संपर्क में आ जाती है। फ्रांस के जैकोबिन सरकार का पतन हो जाता है और मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ जाती है। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया और जो नया संविधान बनता है उसके बाद 2 चुनी हुई विधान परिषद का प्रावधान किया गया। 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका जिसे डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरी से उनका झगड़ा हो गया और अक्सर विधान परिषदों में यह झगड़ा होता रहता था। तब परिषद द्वारा बर्खास्त करने की चेष्टा की गई। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाही नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के मार्ग को प्रशस्त कर दिया गया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों में भी प्रेरित किया गया। मुख्य रूप से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की ये भावना यहीं से लिया गया है। इसके बाद क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, कढ़ाई, कपड़े की धुलाई, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी या संपन्न घरों में काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति भी करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास लिखाई, पढ़ाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीन लड़कियां ही और तीसरे स्टेट के धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ा करती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण ही करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पावरोटी लाना, बच्चों की देखरेख करना, यही सब होता था। उनकी तुलना पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के लिए सार्वजनिक क्लब शुरू किया, अखबार निकाले। विभिन्न नगरों में महिलाओं ने 60 क्लब अस्तित्व में आए। विभिन्न महिलाओं के लगभग द सोसाइटी ऑफ रेगुलेशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे महत्वपूर्ण क्लब था। इसकी एक मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक माना गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों पर रखे जाने की मांग रखी। उनका मानना था कि नई सरकार में उनके हितों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकारों ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून बनाए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया।
महिला और पुरुष दोनों को ही अपनी अर्जी देने का अधिकार माना गया। महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी कर सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी ही रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाली कानून लागू किए। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन जारी रहा। अगली सदी में भी अनेक देशों में यह चलता रहा। मताधिकार संबंधी 19वीं सदी के अंत तक तथा 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया और 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल हो गया। क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज का ये जीवन है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन सरकार के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोल्डेलोप और सैन डोमिनो तंबाकू, नील, चीनी, काफी जैसे वस्तुएं महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थी। अपरिचित तथा दूर देश में काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोंदे या नामते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर या हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, काफी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोंदे और नाते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू किया गया। 10 वर्ष बाद नेपोलियन जब आया तो दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1748 में किया गया। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुष, महिला, बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता, समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयत्न किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया हुआ था सेंसरशिप की समाप्ति, यानी प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से यह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। इनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं, परिवर्तनों का ब्यौरा और अन्य टिप्पणियां होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण में सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत, उत्सवों, जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिक और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेख को समझने और उनसे जूझने का लोकप्रिय तरीका था। किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षकों तक ही संभव था। सारांश के रूप में बोल सकते हैं 1904 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए। उसकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नए नापतोल की समान प्रणाली लागू की। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी उससे, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार अंत में 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों से मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसके मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है।
ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इसके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक शत्रुओं ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने अदालतों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं। ये आपका प्रश्न उत्तर है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? आप तत्कालीन कारण लिख सकते हैं। फिर फ्रांस के सामाजिक कारण, फ्रांस के राजनीतिक कारण। सामाजिक कारण में जो समाज 3 वर्गों में बटा है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट और प्रथम और द्वितीय स्टेट द्वारा लगाया गया कर जो आम जनता को तृतीय स्टेट को देना पड़ता था, इसमें लिख सकते हैं। राजनीतिक कारण में आप लिख दीजिएगा लुई 16वां और उसकी पत्नी मेरी एंटोनस द्वारा अथाह खर्च किया गया और उसके पूर्व जो लुई 14वां, लुई 16वां द्वारा भी राजकोष खाली था। तत्कालीन कारण आप लिख लीजिएगा। उसके बाद दार्शनिकों का प्रभाव, लाक का, रूसो का, मॉन्टेस्क्यू के विचार के द्वारा जनता प्रभावित हुई। जैकोबी दल का प्रभाव। फ्रांसीसी समाज के किन तत्वों को क्रांति का फायदा मिला? दास प्रथा की समाप्ति हुई। 19वीं और 20वीं सदी में की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ की? स्वतंत्रता, समानता, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेपोलियन को कैसे समझा जाता है? इसी के साथ ही मैं वीडियो ये समाप्त करती हूँ। ये पहला चैप्टर आपका खत्म हुआ। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।